नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई में कौन मारने जा रहा है बाजी, ये कल साफ हो जाएगा। कल दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। कल पता चल जाएगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार और किसे सामना करना पड़ेगा हार का। पर नतीजों से पहले ही हार की बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी नतीजों के बाद की रणनीति बनाने में सावधानी बरत रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने यह लिफ्ट की रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि कांग्रेस का विजयी उम्मीदवार बीजेपी के संपर्क में ना आए। तो संजय राउत भी कह रहे हैं कि हम अपने सारे विधायकों को होटल में रखेंगे, उन पर महायुति का दबाव भी होगा, उनके ऊपर खोखे वालों का प्रेशर भी होगा, इसलिए सभी को होटल में एक जगह रखेंगे। राउत ने महाराष्ट्र में 160 सीटें मिलने की उम्मीद भी जताई है। साथ ही नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है। तो नतीजों से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में आखिर चल क्या रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। ताजा अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, आप जब प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी तो मुझे अग्निपथ फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया कि जिसमें अमिताभ बच्चन विलेन से कह रहा है कि अजीब कहानी है तुम्हारी, रिवॉल्वर भी दिखा रहे हो और पीछे भी हट रहे हो। यही संजय राउत की कहानी है। 160 जीतेंगे और विधायकों को होटल भी रखेंगे। ये जम नहीं रहा। क्यों? अगर पार्टी टूटेगी और 160 सीटें आपके पास होगी तब तो पार्टी तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी पार्टी के लिए। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा संख्या चाहिए होगा पार्टी को तोड़ने के लिए। तो दोनों चीजें तो नहीं होगी। अगर आप अपने विधायकों को होटल में रख रहे हो, इसका मतलब डीप डाउन यू नो कि सीटें इतनी कम है कि पार्टी टूट सकती है, जैसा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल ही हमने बताया था कि रिजॉर्ट बुक होना शुरू हो गया है। एक रिजॉर्ट हैदराबाद के पास है, दूसरा रिजॉर्ट जो है वही डीके शिव कुमार वाला बेंगलोर के आउटस्कर्ट में ऑलरेडी खाली करवा दिया गया है। और कोई बता रहा है डिबगिंग किया जा रहा है कि वहां पे कोई पहले से तो कोई सुनने उनने वाला डिवाइस वाइस तो नहीं लगा हुआ है। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जीत रही होती, पिछली बार जैसे हरियाणा में जीत रहे थे, तो उस समय का बॉडी लैंग्वेज देखिए। उसके प्रवक्ता आकर के कहते थे कि लिख के ले लीजिए 20 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकेगी। यह कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनको रिपोर्ट चारों तरफ से मिल रहा था, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। भाई, झारखंड में भी उतनी ही सीटें हैं जी। हाँ। अगर वहां जीत रहे होते तो अभी ये लोग कह रहे होते प्रचंड बहुमत आने वाला है, ये आने वाला, वो है, ऐसे। बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब तो डिबेट से ही गायब हो गए हैं। भाई, बॉडी लैंग्वेज देखिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो काउंटिंग, एग्जिट पोल, वो तो अलग कहानी है। जो वहां का उम्मीदवार है, जहां वहां के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता ही आकर के बता देगा नहीं सर इस बात तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, उस इलाके में वोट नहीं मिला, उस इलाके में वोट नहीं मिला, वहां नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये कह रहे हो कि अब मेरी पार्टी टूट सकती है, तो वो बेसलाइन आप समझ लीजिए कि उसके पीछे की थिंकिंग यही है कि हमारी सीटें इतनी कम हो सकती है कि पार्टी बर्बाद हो सकती है। तो सवाल तो अब यही सबसे बड़ा है कि क्या सच में पार्टी टूटने वाली है कल? लगता तो है जिस तरीके से पार्टी कल टूटे, परसों टूटे, उसके बाद टूटे। सबसे ज्यादा समस्या उद्धव ठाकरे को ही है और सबसे कम सीटें उद्धव ठाकरे को ही आने वाली है। ये संजय राउत हो सकता है ये 2014 वाले परिणाम के अनुसार सोच रही होगे, सपने में आ गया होगा, दिग्भ्रमित हो गए कि जैसे पिछली बार 161 सीटें आई थी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर, वैसे ही इस बार भी 160 का आंकड़ा फिक्स कर दिया कि देखो हम तो जिस गठबंधन में रहते हैं 160 का आंकड़ा पार कर लेता है। लेकिन आपने होटल की बात की तो होटल में 4 कमरे बुक करवाने की क्या जरूरत है?
ये पूरा होटल ही रख लेते। या फिर मुंबई के अंदर जो आपके विधायक है महाराष्ट्र में पूरे, मुंबई में अगर कोई होटल करना है तो उससे बढ़िया तो किलेबंदी है मातोश्री में, सबको मातोश्री में बुला लो, वहां से तो टस मस भी नहीं होगा। वहां तो मातोश्री का नाम सुनते सबको डर लगने लगता है कि वहां गए तो किले के अंदर कैद हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये संजय राउत है जो सबसे परेशान नेता है उद्धव ठाकरे के गुट के, उनके ऊपर बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि आपने पूरी की पूरी शिवसेना को बर्बाद कर दिया, आप अपने चक्कर में लगे रहे और जो सलाहकार होता है वो डिसीजन लेने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, क्योंकि डिसीजन लेने वाले के पास कई और काम होते हैं, संगठन के कुछ और काम भी होते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख सलाहकार है वो अगर सही सलाह नहीं दे, सिर्फ जी जी करते रहे और दूसरे के लिए काम करते रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में उसी के ऊपर जिम्मेदारी जाएगी कि तुमने बर्बाद किया। उद्धव ठाकरे तो मुखौटा बने हुए थे, अगर उद्धव ठाकरे अकेले चाह लेते तो क्या शरद पवार के साथ इनका कभी भी ऐसा बेहतर संबंध रहा जिसके कारण शरद पवार से वो मदद मांगते 2019 में? शरद पवार के साथ संबंध किसका रहा? संजय राउत का। शरद पवार की पार्टी के नेता और संजय राउत, ये दोनों पत्राचाल घोटाले में कैसे शामिल हुए? कांग्रेस की सरकार थी उस समय और कांग्रेस की सरकार में ये एनसीपी शामिल थी और उसी एनसीपी के नेता के साथ उठना बैठना होता था। शरद पवार के साथ होटल में मीटिंग होती थी ये संजय राउत की, तो ये नजदीकी थे। और जो शरद पवार कह रहे थे 2019 में कि देखो भाई, जनता ने हमें मैंडेट दिया है अपोजिशन में बैठने का, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, उस शरद पवार का पूरा मूड बदल दिया इस संजय राउत ने कि नहीं नहीं, हम उद्धव को तुड़वा देंगे, आप कांग्रेस से बात कीजिए, क्योंकि कांग्रेस का कोई नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना के नेता का उतना ज्यादा संपर्क में हो नहीं सकता। तो ये संजय राउत को लग रहा है कि अंतिम समय तक कुछ अच्छी बातें कर ले, हो सकता है उद्धव ठाकरे खुश रहे और आगे हमारे लिए स्मूथ रास्ता रहे इस पार्टी के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं तो सबसे ज्यादा परेशान भी यही होंगे। सब लोग कह रहा है पहले संजय राउत को भगाओ, उसके बाद ही शिवसेना आगे के लिए विकल्प ढूंढेगी कि हमको अघाड़ी में रहना है या फिर हमको अलग रहना है, अकेले दम पर चुनाव लड़ना है। आगे के चुनाव में बीएमसी का चुनाव भी होगा, उसमें भी हम अकेले लड़ेंगे और फिर देखते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे कंपटीशन हम कर पाते हैं। लेकिन ये संजय राउत जब तक रहेगा तब तक ये शरद पवार की दलाली ही करता रहेगा। इसीलिए ये बढ़ चढ़कर बातें बोल रहे हैं कि हो सकता है इन बातों से खुशी मिल जाए। लेकिन स्थिति ये है कि अघाड़ी की मीटिंग अभी भी चल रही थी, कुछ समय पहले ही अघाड़ी की मीटिंग चली। उस अघाड़ी की मीटिंग में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, सब दूसरे तीसरे दर्जे का नेता भेजा गया कि तुम लोग जाकर ये कम से कम तैयारी करो कि कल क्या किया जाना चाहिए। ये सारे विधायक जो जीत कर आएंगे अघाड़ी के, वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी देखते रहेंगे। अभी से ही ये प्रकाश अंबेडकर ने कहना शुरू कर दिया जिसकी सरकार बनेगी हम उसका समर्थन करेंगे, भले ही एक दो सीटें आए कि नहीं आए पता नहीं है, लेकिन वैचारिक समर्थन तो वो अघाड़ी को नहीं दे रहे हैं बल्कि महायुति को दे रहे हैं, क्योंकि महायुति की ही जीत की संभावना अभी तक बताई गई, चाहे एग्जिट पोल हो या फिर दूसरे एनालिसिस में हो। चलिए देखना होगा कि सर जो संजय राउत हैं वो क्या नतीजों के बाद बयान देते हैं। लेकिन सर बयानबाजी तो ईवीएम को लेकर भी खूब हो रही है, अब ईवीएम को लेकर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए, ये नोमानी जो है मौलाना, ये कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन गया है। वो कह रहे हैं कि मशीनों को बदला जा रहा है। वो सबसे अक्लमंद आदमी यही मौलाना है। दुनिया में सारे लोग बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, तो ये बेवकूफ़ी कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है, उद्धव ठाकरे क्यों कर रहे हैं, ये शरद पवार क्यों कर रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना। ये मौलवी मौलानाओं के साथ दिक्कत क्या है कि वो इनको लगता है कि पूरा देश जो है वैसे ही मस्जिद में सुनने वाले लोग हैं जिनको कुछ भी समझा दो। ये इजराइल की साजिश है तो ये यहूदियों की साजिश है, कुछ भी बकवास कर दिया और लोग जो है उस सुन के समझ के जो है उसको सच मान लिया। अरे आदमी कम से कम देख लो, समझ लो क्या बोलना है नहीं बोलना है। ये सौरभ भास्कर के बगल में फोटो खिंचवा करके ये भी अपने आप को नेता समझने लग गया। ये बड़ी दिक्कत है इन मौलानाओं के साथ। भाई ईवीएम बदला जा सकता है, पर मूर्खता की कोई पराकाष्ठा है या नहीं है? दिमाग से बिल्कुल पैदल ये मौलाना। ईवीएम जहां रखा जाता है 24/7 विदाउट एनी लैप्स, वो कैमरे के निगरानी में होता है।
अगर ये हॉल में रखा हुआ है तो हॉल के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा होगा, गेट पे कैमरा होगा, उस बिल्डिंग में घुसने के लिए कैमरा होगा, और जिस बिल्डिंग में इसको रखा जाता है उसके ठीक बाहर बाकायदा इलेक्शन कमीशन के द्वारा टेंट लगाया जाता है, और वहां पे हर उम्मीदवार, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां बैठ के रखवाली करते हैं। मौलाना ये सब लिफाफा खा करके ये मौलाना ज्ञानी बन जाते हैं, कुछ भी बकवास कर देते हैं। भाई जो टेरेन तुम्हारा नहीं है, धर्म की बात करो, बात समझ में आता, राजनीति करने तुम कूद गए हो बिना कुछ जाने हुए। माने मूर्खता करनी कहीं और जगह करो। और वहां पे सारे लोग बैठे रहते हैं, बाकायदा वहां पे स्थान होता है, और इन मूर्खों को यह मालूम नहीं है कि कभी इन लोगों ने कुछ किया हो तब तो। वहां पे सारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल के पिकनिक करते हैं, वहां पे अंताक्षरी चलता है तो वहां पे पार्टी होती है, तो वहां पे चिकन आता है, वहां पे सारे लोग इंजॉय करते हैं। वहां कोई पार्टी वार्टी के, सब पार्टी के नुमाइंदे वहां पे मौजूद रहते हैं। ये सब जानकारी इनके पास होती नहीं है। और ये बात पॉलिटिकल पार्टी का आदमी तो कोई कहेगा नहीं, तो लिफाफा भेजा होगा कि भाई नुमानी जी जरा सा एक तो फतवा की डाला था, अब एक और जो है अफवाह फैला दीजिए। बात ये आप ये समझिए, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। ये चुनाव हारेंगे, बोलेंगे कि भाई ईवीएम बदला गया, फिर मुसलमानों को भड़काएंगे, और ये दंगा भड़काने की जो है पहली सीढ़ी चढ़ रहा है ये मौलाना। मतलब एक नया मुद्दा वो दे रहे हैं पार्टियों को कि लीजिए इस पे भी बहस कीजिए। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि नुमानी जैसे लोग, ये सारे मौलाना, जितने मौलाना यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसकी डिग्री क्या है? मदरसों में पढ़कर बाहर निकला है। वो इंजीनियरिंग नहीं करके बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन नहीं जानता। ईवीएम का फुल फॉर्म कह दीजिए, वीवीपैट क्या होता है उससे कोई पत्रकार सवाल कर लेता, समझ में नहीं आता कि जहां पर सारे ईवीएम रखे होते हैं, स्ट्रांग रूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये मदरसों से पढ़कर आया है कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए और जहां पर ये दिखाई पड़े, तुम्हारे अनुसार जो काफिर कहे जाते हैं, जो ये लोग जिसको काफिर कहता है, कि काफिरों की जीत नजर आए, तो वहां पर इतनी अड़चनें पैदा करने की कोशिश करो कि वो जीत भी हार में तब्दील होता दिखाई पड़े। इसका पूरा एजेंडा ही यही है। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए, झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन झारखंड बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में यह दिख ही नहीं रहा था कि अघाड़ी की तरफ से ये उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ये चुनाव लड़ रहे हैं, शरद पवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि सारा मुसलमान ही चुनाव लड़ रहा है, ये सारे मौलाना चुनाव लड़ रहे हैं। उलेमा बोर्ड सामने आ गया, मुस्लिम एनजीओ सामने आ गया, ये नोमानी जैसे लोग सामने आ गए। ये सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे अघाड़ी की तरफ से। अघाड़ी वाले तो ये सोच रहे थे कि चुनाव मैदान में हम हैं, या स्टार प्रचारक हमारा है या मुसलमानों का है। उद्धव ठाकरे इसलिए तो फंस चुके हैं कि उनको न इनका समर्थन करने में बन रहा था, न इसका विरोध कर सकते थे, क्योंकि अघाड़ी का हिस्सा है। तो इन लोगों को अभी ये बुद्धि विकसित होने में 1-2 साल लगेगा। 1500 साल पहले से अभी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है, और अब जिस तरीके से भ्रम इनके अंदर आ गया है, तो वही कहा जाता है कि जो अब इकट्ठा हो रहे थे पहले से और अभी इकट्ठा होने का प्रदर्शन किए। पहले भी टैक्टिकल वोटिंग ही होती थी मुसलमानों की, लेकिन इन लोगों ने उसका प्रदर्शन कर दिया, तो अब पाप का घड़ा भर चुका है। तो अब पाप का घड़ा जब भरा तो इसका विस्फोट होगा। इन लोगों को इसी की संभावना दिख रही है कि आगे चुनाव में जैसे ही जीते, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे आगे बढ़ेगी कि फिर पिछले 25-30 साल किसी स्टेट में भी चुनाव इनकी पार्टियां नहीं जीत पाएंगी। बिल्कुल, सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है, तभी बौखला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे, जिसको लेकर हलचल जबरदस्त तेज है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, पर वोटों की गिनती से पहले जबरदस्त हलचल तेज हो गई है। कुछ के चेहरे में तो हार की बौखलाहट भी साफ साफ नजर आ रही है, तो कुछ ने पहले ही हार मान ली है। बयानबाजी भी खूब हो रही है। तो कल क्या होगा, नतीजों पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनावी नतीजों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।